नमस्कार। आज हम फिर बहुत दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ तैयार हैं। इसका टॉपिक है गणित शिक्षण। तो ये वीडियो देखने से पहले जो नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, सभी कोई सब्सक्राइब कर लें, तभी आप लोग आगे बढ़ें। क्योंकि ये अब जे टेट का परीक्षा होने वाला है, तो अतः हम लगातार वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग के समक्ष लाएंगे। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो आप लोग देख सकें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है गणित शिक्षण, ये कक्षा 1 to 5 के लिए है। जो 6 to 8 के लिए है वो इसको ना देखें। तो कक्षा 1 to 5 वाले ही इसको देखें और लगातार अगर देखिएगा तो फिर आप जे टेट निश्चित पास कर जाइएगा। इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। और 6 to 8 के लिए भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। समावेशित कक्षा क्या होता है? समावेशित कक्षा ऐसा कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हों। जैसे सामान्य विद्यार्थी तो पढ़ेगा ही, सामान्य मतलब हम जाति का बात नहीं कर रहे हैं, जो फिजिकली मेंटली फिट है उसका बात कर रहे हैं। तो कौन इसमें और अलग से आएगा? तो जैसे आएगा आपका जो विशिष्ट बालक, जैसे मूक बधिर बालक है, किसी तरह से विकलांग है, या स्लम एरिया का बच्चा है जो क्लास बहुत साल से पढ़ना छोड़ दिया है, वो क्लास में आ रहा है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो समावेशी कक्षा के बच्चे कहलाएंगे। ठीक है, तो समावेशी कक्षा ये मतलब समझ गए। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, वह क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? तो दृष्टिबाधित के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए ऑप्शन, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे। दृष्टिबाधित है तो उसके लिए हो सकता है ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे। तो ये एक शिक्षण अधिगम अलग से हो गया ना, उसके लिए तो हम अलग से प्रयोग कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका 100% ये आपका सही है। ये ऑप्शन 1 ही इसका सही है। तो हम लोग जो है अगला के तरफ जाने का जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संख्यांक और संख्या, संख्या क्या होता है? जैसे 36, 35, 10 ये संख्या हो गया। और संख्यांक क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 जीरो से लेके 9 तक, इसी से मिलके ना सारा संख्या बनता है। तो संख्यांक हो गया, सिंपल बात है, सिंगल डिजिट रहेगा और उसी से मिलके डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट जो बनता है वो संख्या हो गया। तो कौन सा कथन सच है, ये इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है संख्या और संख्यांक के बारे में। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही कथन है, संख्यांक से ही संख्या बनाया जाता है। दूसरा है, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब कथन ए और कथन बी दोनों सही है। दोनों सही है तो ऑप्शन देखते हैं किसमें है। कथन ए और कथन बी दोनों किसमें सही है, देखते हैं। कथन ए और बी दोनों ही शुद्ध है। मतलब ये ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन 3, ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कक्षा 3 कक्षा 3 में चतुर्थांक 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। मतलब बच्चों को कक्षा में 1/4 आपको समझाना है कि 1/4 कैसे हो सकता है। तो उसके लिए अनुक्रम पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये पूछ रहा है। तो पहले हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है चतुर्थांक के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, मतलब 1/4 को लिखना। फिर है ठोस पदार्थ लेकर उसमें चतुर्थांशों में बांटना। ठोस पदार्थ लेकर मतलब बहुत सारा ब्लॉक होता है, मॉडल होता है, तो उसको लेके ठोस पदार्थ से बांट के दिखाएंगे। तीसरा है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो अरेंज करने बोल रहा है, अरेंज करने के लिए कौन कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा BCA, BCA ऑप्शन 2, BCA इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मतलब पहले जो है हम लोग ठोस पदार्थ लेकर करेंगे, उसके बाद चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएंगे और सबसे लास्ट में 1/4 का प्रतीक को दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूरी तरह से नहीं दिख रहा है तो हाँ, 18.3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। चतुर्थांश मतलब 1/4 कह रहा है, उसको 1/4 से भाग दो, 1/4 से भाग दो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1/4 से भाग देने के लिए, इसके लिए हम मान लीजिए 1/4 से भाग देना, पहले इसको पूर्णांक तोड़ेंगे। 75/4 भागा 1/4, तो ये रिवर्स होगा, पलटेगा 1/4/1, 4 कैंसिल, आंसर होगा 75 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। मतलब अंक क्या, कौन कौन सा दिया गया है, अंक दिया गया है 2, 3, 4, 6, 7, 8 को रिक्त स्थानों में बैठाना है और योग करने से सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो। तो सबसे बड़ी अगर हमको लेना है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा आपको चलिए तो हम पेन ले लेते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको 8, 7, 6 और यहाँ पे लिखेंगे 4, 3, 2, ऐड करते हैं, इधर से करेंगे 8, 7, 3, 10, 7 में 0, 8, 4, 12, 1, 13, 1308 यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 1308 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 1308 कौन सा है, 3 नंबर, 3 नंबर इसका जो हो गया करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं
अवरोही क्रम को निरूपित करती है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। घटते क्रम में कौन सा है, ध्यान से देखिए। देखिए 30.5 इसमें भी है, 30.5 इसमें भी है, 30.5 इसमें है, तो सबसे बड़ा हो गया ऑप्शन सी। यहाँ आपको दिख नहीं रहा है 3.5, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका तो होगा ही नहीं। अब 1 2 3 में देखते हैं 3.5, उसके बाद 3.5, देखिए डेसिमल के बाद 1 अंक, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 3 अंक, उसके बाद 3 अंक में 5 लास्ट में है, और ये सबसे छोटा हो गया। तो अवरोही क्रम में जो सही आंसर है ये ऑप्शन 2 होगा आपका, ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये तो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, एक क्वेश्चन है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर के 3/7 भाग में पानी है, और बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? तो इसमें जो है आपका पहले तो इस सबको मिटाना पड़ेगा। चलिए, तो बीकर का जो है 3/7 भाग, तो पूरा बीकर 1 भाग भरा है, तो 3/7, तो एलसीएम लेंगे 7, और ये हो गया आपका 7 -3, तो 4/7 इक्वल टू 16 लीटर है। तो मान लीजिए टोटल x लीटर है, तो x 4/7 इक्वल टू 16 लीटर। x रहने देते हैं, तो 16 इंटू 7/4, 4 कैंसिल, तो इसमें 28 लीटर जो है वो टोटल बीकर में पानी है। कैसे बनाए? 3/7 भाग भरा है, तो एक पूरा कोई भी बर्तन होगा एक होगा, एक में 3/7 घटा दिए, जितना खाली है उतना पानी है, तो उतना कितना है, 16 लीटर है। तो उतना 16 लीटर है, तो टोटल पानी मान लीजिए x लीटर है, x रेशियो को सॉल्व करके बना दिए। आगे बढ़ते हैं। आशा के घर में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक प्रत्येक जो है इसमें आशा के घर में खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह व सोमवार को 50, बुधवार को 100 और शुक्रवार को 80 बचाती है, तथा रविवार को इसमें से 60 खर्च कर देती है। उसमें से 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह तक बचत करनी होगी? तो कितने सप्ताह तक बचत करनी होगी, तो इसके लिए जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करेंगे हम
सोमवार को कितना बचाता है? 50 रुपया। बुधवार को 100 रुपया और शुक्रवार को 80 रुपया और रविवार को क्या करता है? खर्च कर देता है। खर्च कर देता है, कितना खर्च कर देता है? 60 रुपया। तो 60 रुपया ये खर्च कर देता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 170 रुपया, मतलब एक सप्ताह में 170 रुपया ये जमा करता है। तो 5,950 5,950 कितना दिन में, कितना सप्ताह में जमा करेगा? काट देते हैं 100, तो ये 0 0 कैंसिल, 70 या 51, हाथ में 85, 35 सप्ताह। तो इसको कितना आशा घर में, मतलब कितना सप्ताह में वो जमा करेगी 5,950? तो 35 सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, में कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। ठीक है, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। उसके बाद मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं और मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो इसमें जो है सम संख्या तो सारा है, लेकिन ऑप्शन 1 56 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये आपका 9 से विभाजित, ये 6 से विभाजित नहीं हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन 1 खत्म। 24 48 और 36, इसके बारे में देखते हैं क्या कहता है। 24 48 और 36, तो इसका करेक्ट आंसर 36 होगा। क्यों होगा 36? तो इसका पहला फैक्टर 1 2 3 4 6 9 12, 12 के बाद हो जाएगा 18 और 36, जिसके 9 गुणनखंड हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड, इसलिए करेक्ट आंसर जो आया वो आपका 36 आया। करेक्ट आंसर जो आया वो 36 आया, क्योंकि इसका 9 गुणनखंड है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? हमेशा के लिए याद रखिए, गणित कभी याद नहीं किया जा सकता है, तो कंठस्थ करना इसका ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ नहीं होगा ही पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ये कंठस्थ करना, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। कंठस्थ कभी गणित को नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह स्थानीय मान है, जातीय ज्यामितीय चिंतन है, भिन्न है, संख्या की संकल्पना है। तो वॉन हिले ने जो काम किया है मैथमेटिक्स में, वो ज्यामितीय चिंतन पर किया है। याद रखना है, ज्यामितीय चिंतन पर किया है। तो इसका आंसर 2 नंबर होगा, आंसर 2। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो 1 नंबर जो है वो है आपका, गणित का जो पाठ्यक्रम होगा
कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए और छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, छात्रों को प्रतिदिन। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहले कार्य जो होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो गणित का पाठ्यक्रम जो होना चाहिए छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। प्रभावी बनाने के लिए कौन निम्नलिखित में विशेषता नहीं है। तो एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम को कठोरता से पालन करना। तो कठोरता से हम जबरदस्ती तो किसी को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो नियम का अनुपालन हम कठोरता से नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं भी है तो ऑप्शन एक ही होगा, दो नहीं होगा। छात्रों की त्रुटियों प्रतिरूपों केंद्रित होना ये सही नहीं होगा। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो होता ही है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना ये भी सही बात है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन एक, नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/8 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो हमको वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या कितना दिया है, 160, और वॉलीबॉल कितना खेलते हैं, 1/4, मतलब 1/4 जो है वो 160 के बराबर है। तो संपूर्ण कितना होगा, 160 गुना 4, 160 गुना 4 संपूर्ण कितना हो जाएगा, कुल छात्रों की संख्या 4 गुने 160। अब 4 गुने 160 अगर हो गया तो संपूर्ण हो गया। अब उसमें जो कहता है वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या, वॉलीबॉल कितना है, 1/8, वॉलीबॉल खेलने वालों का 1/8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, 160 गुना 4/8, तो टोटल 80 स्टूडेंट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, टोटल 80 स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली से चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्टेशन आगमन प्रस्थान का समय नई दिल्ली से कितने बजे खुलती है, 15:55 में, 15:55 में खुलती है, और भोपाल पहुंचती है 23:55 में, और रात को 12:05 में भोपाल से फिर नागपुर में 5:25 पहुंचती है और 5:35 में खुल जाती है। विजयवाड़ा में 14:15 में या 14:30 में खुल जाती है। चेन्नई 20:45 में पहुंच जाती है और यहाँ समाप्त हो गया, ट्रेन स्टॉप हो गया। तो ट्रेन स्टॉप जब हो गया तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें 4 कथन दिया है, चारों को चेक करना पड़ेगा। तो नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट है। नागपुर से चेन्नई, तो नागपुर कितने बजे पहुंचा, 5:25 सुबह में, और चेन्नई कितने बजे पहुंचा, 20:45
45 में, ठीक है, 20:45 में। तो इसमें जो है पहले हम इसको 8 हो गया, और यहाँ सुबह 5 बजे है, तो सुबह में अगर 5 घंटा हम 3 घंटा जोड़ देते हैं, 8:25 हो गया, 8:25 हो गया 3 घंटा, और 25 से ये खुली कितने बजे है, 35 से, तो 5:35 से इसको देखना है, 5 क्या करना है आपको, 5:35 बजे खुली और 20 में पहुंच गई है, कितना समय लगा। तो जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका कैलकुलेशन जो होगा वो 15 घंटा 10 मिनट ही आएगा, इसलिए ऑप्शन 1 ही सही है। तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, और हमको आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। नहीं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाँ, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू मिलाकर दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। कुछ नहीं है, कोई किलोग्राम में दिया है, किस उसको हम लोग ग्राम में बदल देंगे, और उसके बाद 2 दर्जन पैकेट है, तो 2 दर्जन पैकेट है मतलब 12 दूनी 24, 24 से उसको भाग दे देंगे। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग लेते हैं कितना है, 5300 ग्राम, ठीक है, 2100 ग्राम, ठीक है, और ये हो गया 2200 ग्राम। सबको जोड़ते हैं, तो सबको अगर जोड़ दिए, 3 1 4 2 6 और 5 4 9, 9600 ग्राम टोटल आया, और उसको 24 पैकेट में बांटा, तो 24 से भाग दे देंगे, 24 चौका 96 होता है, और डबल शून्य मैंने 400, तो एक पैकेट का वजन कितना होगा, 400 ग्राम। ठीक है, एकदम सिंपल है, सबको जोड़ दिए, 24 से क्यों भाग दिए कि 2 दर्जन है, तो 2 दर्जन में, 1 दर्जन में 12 पैकेट, तो 2 दर्जन में 24 पैकेट, भाग दे दिए, इजी निकल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, यहाँ से बढ़ते हैं। कक्षा तीन के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया। क्या किया है, 16 × 25 को 8 × 2 × 5 × 5 लिख दिया, 16 को लिखा 8 × 2 और इसको लिखा 5 × 5। तो क्या किया, वितरण कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको वितरण नियम कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है इसका, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए गुणा का कौन सा नियम ये किया है, तो वितरण नियम। यहाँ आपको हो सकता है धुंधला दिख रहा है, 4 नंबर में लिखा हुआ है वितरण नियम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर वितरण नियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 × 28 = 36 × 4।
तो 36 रखा और 2 बचा दिया इसका फैक्टर और 4 इससे ले लिया 7, तो कौन सा यहाँ होगा, यहाँ 14 होगा। ठीक है, तो 14 अगर होगा तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या भराएगा, 14, 14 हो गया। तो 14 होने के बाद इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन होगा, इसके लिए और दिया है, 7 का गुणज है, 14 7 का गुणज है, एक अभाज्य संख्या है। अगर आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा हो तो इसको पढ़िएगा, एक अभाज्य संख्या है, तो 14 अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा। 10 से कम है तो 14 10 से कम नहीं है, तो सी भी नहीं होगा। और कौन ऑप्शन है, डी एक सम संख्या है, हाँ 14 सम संख्या है। 56 का गुणज है, 14 चौका 56, तो कौन कौन ऑप्शन हो गया, डी हो गया और ई हो गया और ए हो गया। तो डी, ए डी ई ऑप्शन ये हो गया, ऑप्शन 3, ए डी ई, ए डी ई इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्याक संकल्पना से संबंधित नहीं है, वर्ग, समावेश, संरक्षण, मापन और वर्गीकरण। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। मापन जो है, ये मापन जो है बिना इकाई का होता है क्या, मापन दूध लेने जाइए लीटर में, सामान खरीदिए वजन से तो किलोग्राम में, तो इसका मतलब जो है मापन जो है वो संख्या से सिर्फ संकल्पना से नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मापन। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संख्या संबंधित नहीं है, आंसर हो जाएगा मापन। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं सममिति हैं, दोनों रेखाएं सममिति निम्नलिखित में किसमें है। देखिए ये x है और इसका सममिति रेखा एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये ऊर्ध्वाधर हो गया, ये क्षैतिज हो गया। तो इसमें से x y c a में सममिति दोनों तरफ से कौन बनाएगा, तो सिर्फ x में होगा, ये x इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। ठीक है, डाक की दरें इस प्रकार अंकित की गई हैं कि पत्र का भार, मतलब इसमें जो है 2 दर है, 20 ग्राम या उससे कम, 20 ग्राम या उससे कम अगर लिफाफा का वजन है तो 5 रुपया देना पड़ेगा, और अतिरिक्त के लिए इसको 2 रुपया। अगर मान लीजिए ये चला गया 20 ग्राम से ज़्यादा वजन है तो उसको अतिरिक्त 2 रुपया देना पड़ेगा। तो ये हो गया 20 ग्राम से ज़्यादा होने से अतिरिक्त 2। अब पार्सल का बात करते हैं, पार्सल जो बड़ा पैकेट में जाता है, चिट्ठी का बात नहीं कर रहा है, पार्सल मतलब वजन ज़्यादा रहता है या सामान वामान को पैक करके रहता है। तो उसमें जो है उसका रेट क्या है, 50 ग्राम, ये पार्सल का जो रेट है 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम तो भाग के दो, इसका पार्सल का जो है पहले भाग दिया 50 ग्राम या उससे कम 5 रुपया, प्रत्येक अतिरिक्त के लिए 50 ग्राम के लिए 3 रुपया। तो दीपा जो है वो क्या करती है, 2 पार्सल के अनुसार 250 ग्राम और 300 ग्राम भार का, और 2 पत्र के अनुसार 20 और 35 ग्राम का भार का भेजना चाहती है। तो कुल डाक शुल्क कितना देना पड़ेगा, तो तो पार्सल का बात करें अगर 250 ग्राम, 250 ग्राम तो 250 ग्राम का कितना हो गया आपका पार्सल का
250 ग्राम का आपका 50 ग्राम या उससे कम, तो ये तो होगा नहीं, तो 50 ग्राम का 5 रुपया हो गया, और 50 ग्राम के लिए प्रत्येक 50 ग्राम के लिए 3 रुपया। तो कितना पार्सल भेज रही है? 250 ग्राम और 300 ग्राम। तो पहला 50 ग्राम के लिए 5 रुपया लगा उसको, तो 5 रुपया पहला के लिए तो उसको लगेगा ही। तो इसमें 5 और 200 ग्राम मतलब हो गया अतिरिक्त भार। अतिरिक्त भार के लिए कितना लिया है? 3। तो 50 ग्राम का 2 4 किया 12, और 300 ग्राम में कितना हो गया? इसके लिए पहला 50 ग्राम के लिए 5 रुपया लगेगा ही, और 250 ग्राम है तो 250 ग्राम 50 से भाग देंगे 5 या 15, तो ये हो गया आपका 15 5 20 और 12 12 32 5 37। ये अभी सिर्फ पार्सल का निकला है। अभी वो पार्सल के अलावे जो दिया है ये 20 रुपये ग्राम और 35 ग्राम, तो इसके लिए 5 रुपया वजन हो गया 20 ग्राम के लिए, और 35 ग्राम में 20 ग्राम का हो गया 5 रुपया, और अतिरिक्त के लिए 2 रुपया, तो ये हो गया 12 रुपया। 37 और 12 जब जोड़ेंगे तो 49 इसका फाइनल आंसर आएगा। इससे तो ईजी है, इसको संभाल के खाली सिर्फ जोड़ के लिख देना है कितना कितना लगेगा। लेकिन इसमें समझने वाला बात क्या है कि 5 पहला को लेना है 5 रुपया, और उसके बाद जो बढ़ जाता है उसका अतिरिक्त के अनुसार लेना है। आगे बढ़ते हैं। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक संख्याओं को पढ़िए। योग पर एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं। एक टोकरी में कितना? 15 और 17 संतरे हैं, तो कितने संतरे हैं? तो मतलब दोनों को जोड़ देना है। दूसरा कर रहा है 9,950 वाले एक मोबाइल फोन की कीमत बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? यहाँ भी जोड़ने बोल रहा है, पहले पुराना कीमत में नया कीमत को जोड़ने का रहा है, तो दोनों जोड़ ही है, लेकिन अंतर है। वहाँ कुल मांग दिया तो दोनों को जोड़ रहे हैं, यहाँ वृद्धि के कारण हो रहा है। इसमें ऑप्शन क्या होगा? ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। यही इसका सही आंसर होगा। एक क्या है? ऑप्शन 1। क्यों हुआ ऐसा? तो पहले में दोनों को जोड़ना है, सिंपल, मान लीजिए जितना संतरा दिया जोड़ना, लेकिन यहाँ वृद्धि की बात किया है, इसलिए समुच्चय का संवर्धन होगा। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। क्या दिया? 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। मतलब 25 टाइल्स दे दिया, उसको आयताकार व्यूहों में, मतलब सुला सुला के उसको सजाना है। कहीं 4 टाइल्स लगा दीजिए, कहीं 5 लगा दीजिए, कहीं 6 लगा दीजिए, तो उससे सब आयताकार होना चाहिए। इस तरह करके वो किया। तो इससे जो है वो बच्चा क्या क्या सीखा? तो क्षेत्रफल सीखा, बिल्कुल सही है, क्षेत्रफल सीखेगा, क्योंकि वो बिछा दिया, क्षेत्र जितना ग्रहण करता है वही तो क्षेत्रफल हुआ। गुणनखंड सीखा, बिल्कुल, एक टाइल्स 1 गुना 25, मतलब 25 टाइल को लगातार सटा के कर दिया, तो उसका क्षेत्रफल हो गया 1 गुना 25। 55 टाइल्स करके लगाया तो क्षेत्रफल होगा 5 गुना 5। तो यहाँ गुणनखंड भी सीख रहा है, और परिमाप,
परिमाप मतलब उसका चारों तरफ का नाप, ये भी सीख रहा है। ध्यान रखने वाली बात है, कौन क्लास का क्वेश्चन है? कक्षा 4 में। तो कक्षा 4 में आयतन आएगा क्या? आयतन नहीं आएगा। तो इसलिए जो है अन्य ऑप्शन में तीनों में आयतन है, ये हो ही नहीं सकता है। तो कक्षा 4 का बच्चा सिर्फ क्या सीख सकता है टाइल्स की मदद से? क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समुच्चयों में से गणित में प्रश्न हल करने का कौशल कौन सा है? तो चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। गणित को कभी रटना नहीं है, कंठस्थ कभी नहीं करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन को सीधे हटाओ। तो ये ऑप्शन रट लेना खत्म हो गया। विवेचन करना करते हैं, चर का प्रयोग करते हैं, प्रतिरूप देखना करते हैं। कंठस्थ करना ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी कंठस्थ करना ऑप्शन नहीं होगा। तो जब कंठस्थ करना होगा नहीं तो ऑप्शन 2 ही हमारे पास बचा, एकदम क्लियर है। 2 इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन, जैसे कि 0.3, 0.2 को 0.6 की संकल्पना समझाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? टेलर का गिनतारा। गिनतारा इंग्लिश एबेकस होता है। एबेकस से दशमलव वाला काम आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो ये तो गया। संख्या चार्ट से भी हो उचित नहीं है। इसका सबसे जो सटीक आंसर है वो ग्राफ पेपर पर प्रदर्शन होगा। चलिए, आज का क्लास में इतना ही। धन्यवाद। और कक्षा को रेगुलर अटेंड करेंगे और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, ताकि आगे भी आप लोग नए नए वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।